नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भूटान नरेश के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पुना सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की सफर यात्रा पूरी करने के बाद बोत्सवाना पहुंची। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अदालत के बाहर हुए आत्मघाती विस्फोट में 12 लोग मारे गए। ताइवान ने तूफान फंग बोंग के निकट आने पर 3000 लोगों को निकाला। और नई दिल्ली में महिला टी20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली कार विस्फोट के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भूटान के पूर्व नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वें जन्मदिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली की घटना के बाद वो भारी मन के साथ थिम्पू आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल रात भर वो जांच एजेंसियों के संपर्क में रहे। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में भूटान नरेश ने चांग लिमथांग स्टेडियम में भूटान के हजारों नागरिकों के साथ दिल्ली के लाल किला विस्फोट के पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच आगंतुकों और निवेशकों की सुगम आवाजाही के लिए भूटान के सीमावर्ती शहर गेलेफू के पास एकीकृत आव्रजन चौकी के निर्माण की योजना के बारे में बताया। श्री मोदी ने बताया कि भूटान को रेल संपर्क के माध्यम से भारत के साथ जोड़ा जाएगा। भारत और भूटान की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमारा फोकस है। हम सभी जानते हैं कनेक्टिविटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स प्रोस्पेरिटी। इसी लक्ष्य के साथ आने वाले समय में गेलेफू और सामत्से शहरों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यहाँ की इंडस्ट्री का, भूटान के किसानों का भारत के विशाल मार्केट तक एक्सेस और आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। श्री मोदी और भूटान नरेश ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के सानिध्य में पुना सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 1020 मेगावाट की यह परियोजना भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। आज इससे जुड़ी अहम समझौते भी हुए हैं। भूटान में भारत के राजदूत संदीप आर्य ने कहा कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ अपनी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को विश्वास और विकास का आधार बताया। श्री आर्य ने बताया कि भूटान नरेश ने भारत के भविष्य के लिए समर्पित विशेष प्रार्थना की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंसिडर्ड इट। भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ उपस्थित होना महत्वपूर्ण समझा और भूटान के राजा द्वारा इसकी सराहना उल्लेखनीय है। भूटान के राजा ने विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ये प्रार्थनाएं भारत, प्रधानमंत्री और भारत के भविष्य के प्रति उनके दृष्टिकोण को समर्पित हैं। उन्होंने कल शाम दिल्ली में हुई घटना के पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना की। इंसिडेंट इन दिल्ली यस्टरडे इवनिंग।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली कार विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को जांच एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गृहमंत्री ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 2 उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को विस्फोट की घटना के हर एक दोषी को तलाश करने के निर्देश दिए। इस बीच गृह मंत्रालय ने घटना की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA को सौंप दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला से गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ने कल शाम नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बारे में विस्तृत जानकारी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। यात्रा के दूसरे चरण में वे बोत्सवाना पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति आज राजधानी लुआंडा में अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति की अंगोला यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। इन दोनों ही पहलों का नेतृत्व भारत कर रहा है। IBCA पहल 7 बिग कैट प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण पर केंद्रित है। GBA की स्थापना भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य स्थायी जैव ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने एक हवाई सेवा समझौते पर चर्चा की, जिससे भविष्य में भारत और अंगोला के बीच सीधी उड़ानों की संभावना बढ़ेगी और व्यापार तथा लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों ने 2 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। अंगोला से मनीष शिवा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक न्यायालय भवन के बाहर कार में हुए आत्मघाती विस्फोट में लगभग 12 लोगों के मारे जाने और 21 अन्य के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सुरक्षा और मानवाधिकार स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। तालिबान के उप विदेश मंत्री मोहम्मद नईम ने दोनों देशों के बीच वार्ता की विफलता के लिए पाकिस्तान की असामान्य मांगों और समन्वय की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। श्री नईम ने कहा कि पाकिस्तानी पक्ष के गैर जिम्मेदाराना और असहयोगी व्यवहार के कारण वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। ताइवान ने आज 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और तूफान फंग वोंग के आगमन की चेतावनी जारी की है। तूफान फंग वोंग से ताइवान के पूर्वी पहाड़ी तट पर भारी बारिश होने की आशंका है। फंग वोंग के कल दक्षिण पश्चिमी तट पर ताइवान के प्रमुख बंदरगाह काओशुंग से टकराने का अनुमान है। इससे पहले इस शक्तिशाली तूफान ने फिलीपींस से गुजरते हुए 18 लोगों की जान ले ली थी। अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती। भारत ने दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहले T20 क्रिकेट विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। नई दिल्ली में पहले मैच में मेजबान भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका 13 ओवर और 3 गेंद में 41 रन बनाकर सिमट गई। भारत ने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान दीपिका ने 14 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 26 रन बनाए, जबकि अनेका देवी ने 6 गेंदों में 15 रन बनाकर उनका शानदार साथ दिया। उधर ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ऐश्वर्य ने फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय नीरज कुमार 5वें स्थान पर रहे। ईशा सिंह और सम्राट राणा की जोड़ी ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भूटान नरेश के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पुना सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की सफल यात्रा पूरी करने के बाद बोत्सवाना पहुंची। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अदालत के बाहर हुए आत्मघाती विस्फोट में 12 लोग मारे गए। ताइवान ने तूफान फंग वोंग के निकट आने पर 3000 लोगों को निकाला। और नई दिल्ली में महिला T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।